GS1 में ही अगर आप देखेंगे तो वाटर मैनेजमेंट से लगभग 10 सवाल आए हैं। तो ये जो नंबर ऑफ माइक्रो थीम्स हैं और वाटर मैनेजमेंट जिसपे कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, उस पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी। फ्रॉम विच पोर्शन दिस वाटर मैनेजमेंट इज अलाइन टू आवर सब्जेक्ट GS2। अब GS2 में कहाँ पे ये अलाइन करते हैं, क्या क्या चीजें आप एक टॉपिक के अंदर कवर करोगे ताकि आपके सारे ही डायमेंशन जो हैं वो कवर हो जाएं विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। कोई भी एक टॉपिक है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, इसका मतलब हमें उसे इंटरलिंक करना है। व्हाट आर द एरियाज व्हिच आर स्कार्स एरियाज एंड व्हाट आर द सरप्लस एरियाज विद रिस्पेक्ट टू water. The net area irrigated in India. Irrigation is a major theme, right? Hello everyone. कुछ टॉपिक्स की अहमियत इस बात से पता लगाई जा सकती है कि आखिर सवाल कितने आए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि GS1 में ही अगर आप देखेंगे तो वाटर मैनेजमेंट से लगभग 10 सवाल आए हैं। तो ये जो नंबर ऑफ माइक्रो थीम्स हैं और वाटर मैनेजमेंट जिसपे कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, उस पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी तो है ही। तो ना सिर्फ GS1 के लिए, आपके जितने भी अलग अलग पोर्शन है GS2, GS3, GS4, इन सब के लिए ये पोर्शन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स पे फोकस नहीं करते हैं। वो फोकस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि चाहे कितने भी प्रिपरेशन कर लें, उनको लगता है सवाल तो बनना है ही नहीं, और जब सवाल नहीं बनना है तो इससे बेटर है कि हम सिलेबस के प्रिडिक्टेड पोर्शन पे फोकस कर लें, ना कि इन पोर्शंस पे, राइट? तो अगेन गाइस, आपको देखना ये है कि ये जो वाटर मैनेजमेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए, तो आखिर हम इसको कैसे प्रिपेयर करें ताकि सवाल कुछ भी आए हम इस लायक हो कि हम उसको सॉल्व कर सके। So in this video again we will be discussing कि how this water management is related to just not paper 1, it is also related to paper 2, paper 3 and paper 4। तो पहले तो ये समझना कि जो वाटर मैनेजमेंट का टॉपिक है ये सारे ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसको समझने के बाद हम किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करें कि जो हमारी नोट मेकिंग है और वो आंसर राइटिंग से वो अलाइन कर सके। तो पहली चीज आपको समझने की जरूरत ये है कि GS1 में अगर आप देखेंगे वाटर मैनेजमेंट जो है ये सीधा सवाल है रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, जिसमें कि वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप देखेंगे कि उसी वाटर को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, आपको उसको भी देखने की जरूरत है। अगेन, क्या क्राइसिस हो रही हैं इस रिसोर्स को लेकर के, अर्बनाइजेशन के कारण हो रहा है, पॉपुलेशन के कारण हो रहा है, या फिर किसी भी कारण हो रहा है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि आखिर वो है क्या, रिसोर्स कहाँ पे है, वाटर शेड मैनेजमेंट, अर्बनाइजेशन। So these topics are related to GS1. Now, if you see GS2, it becomes important with respect to health. Social justice में health का part आ जाता है. Water dispute, river tribunals. That also becomes important. Article 262 and other provisions that are mentioned in the Constitution with respect to dispute redressal of the river, important rivers in India. तो ये GS2 का भी part बन जाता है. Now, if you see GS3 again, आप वाटर से कर क्या रहे हो, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग इट, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, एंड अगेन उसमें इन्वायरमेंट में वाटर पॉल्यूशन, कि कौन कौन से आप किस तरह से आप वाटर को पॉल्यूट करते हो और उसका क्या इम्पैक्ट है। एंड नाउ अगेन इन GS4 प्रिंसिपल ऑफ वाटर एथिक्स, क्योंकि अब एथिक्स का जो पोर्शन है वो इवॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन कुछ भी आ जाते हैं, कुछ भी एथिकल हो वो सवाल आपके चांसेस है कि वहां पे यूपीएससी मेंस में आ जाए। नाउ we will try to understand कि from which portion this water management is aligned to our subject. Now again if you see GS1, इसमें कहाँ से align हो रहा है, you see this urbanization again, you see here natural resource across the world including South Asia and Indian subcontinent. So guys, please do not think that water is not a resource. Water is a very very important natural resources. Now if you see another part, changes in the critical geographical features including water bodies. So here water bodies is there and how you are managing those water bodies, क्योंकि वहां पे कुछ changes आ रहे हैं, वो changes किसी भी कारण से आ सकते हैं और उस change के कारण आप कैसे उस water को manage कर रहे हो, that becomes important with respect to this topic water management. तो single topic है, again different जगह वो align कर रहा है within a particular GS1 paper. Now let's see here, ये वाला ग्राफ जो है मैंने आपको पहले भी दिखाया है, फ्लो डायग्राम. नाउ यू सी हियर इन दिस क्लाइमेट चेंज एंड वाटर मैनेजमेंट इज अ पार्ट इन चेंजेस इन द क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स व्हिच इज अ मेजर थीम. नाउ इस मेजर थीम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज और वाटर मैनेजमेंट में है.
क्लाइमेट चेंज हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, दिस इज पार्ट 2. हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वाटर मैनेजमेंट व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज सो मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. नाउ यू सी GS2. अब GS2 में कहां पे ये अलाइन करता है? डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट मैकेनिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका प्रोविजन है. एक्ट भी आई है 1956 में. नाउ इफ यू सी गवर्नमेंट पॉलिसीज, दिस गवर्नमेंट पॉलिसीज अगेन इज एन अम्ब्रेला टर्म. गवर्नमेंट पॉलिसी किसी चीज के लिए भी हो सकती है. तो अगर आप वाटर को मैनेज करने के लिए कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर के आते हो, इरिगेशन को मैनेज करने के लिए आप लेकर के आते हो, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. नाउ हियर हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट एज लॉट ऑफ डिजीज आर स्प्रेडिंग थ्रू वाटर एंड फूड, राइट? सो वाटर जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज and politics of development in developing countries on India's interest, Indian diaspora. Now here we will see how international and the national policies are actually impacting this water management and what are the steps that we are taking, what are the initiatives जो हम ले रहे हैं with respect to water management. तो ये GS2 से भी related है. GS3. Now if you see GS3 again, different types of irrigation and irrigation system. This is again directly related. अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम ये इरिगेशन से रिलेटेड है. भाई इरिगेशन किस चीज से कर रहे हो आप वाटर से कर रहे हो. एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर कर रहे हो या फिर यू आर नॉट यूजिंग वाटर प्रॉपर्ली, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड हेंस इट इज अ पार्ट ऑफ दिस एज वेल. व्हाई आई एम शोइंग यू ऑल ऑफ दीज, यू नो, टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली. और क्या क्या चीजें आप एक टॉपिक के अंदर कवर करोगे ताकि आपके सारे ही डायमेंशन जो है वो कवर हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ हियर अगेन इन द अनदर पार्ट यू विल सी कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन. तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर का डिग्रेडेशन हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और ये सब हमारा पार्ट हो जाता है वाटर मैनेजमेंट का. नाउ the last part is disaster and disaster management. Again you will say how it is related. What is disaster? Disaster कोई भी ऐसी चीज जो कि ह्यूमन लाइफ्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमी को बहुत ज्यादा तरीके से इम्पैक्ट करती है, राइट? दैट इज डिजास्टर. नाउ डिजास्टर इफ यू सी इट इज रिलेटेड टू वाटर. इट कैन बी व्हाट, वाटर सरप्लस एंड वाटर डेफिसिट. जहां पे वाटर डेफिसिट है वहां पे ड्राउट लाइक कंडीशन है, सूखा आ रहा है, फेमिन आ रही है, दैट इज अ डिजास्टर, राइट? Like in the parts of semi-arid and the arid areas of India, Rajasthan, Gujarat, some parts of Haryana, Western Punjab. Now you see जहां पे वाटर सरप्लस है, वाटर सरप्लस के कारण क्या हो रहा है कि वहां पे फ्लड के चांसेस हैं. एक जगह पे पानी ज्यादा है, सरप्लस है, और एक जगह पे पानी जो है उसकी स्कैर्सिटी है. नाउ हाउ यू आर यूजिंग दैट सरप्लस वाटर, दैट आल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट. GS3 है. नाउ GS4 में भी अगर आप देखेंगे कि ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप. तो यहाँ पे जो ह्यूमन एक्शन वाली बात है कि आप किस तरह से पानी को मैनेज कर रहे हैं, हाउ मच यू आर एथिकल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ वाटर, how you are using it, misusing it, that becomes part of ethics. Now ethics is a very evolving subject. इस साल भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे एथिक्स में जो कि हमने प्रिडिक्ट, एंड दैट वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एज वेल, राइट? तो इस तरह के सवाल हम GS4 में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं. नाउ इफ यू सी, इफ इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी, है ना, कोई भी एक टॉपिक है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, इसका मतलब हमें उसे इंटरलिंक करना है. Now here I will explain you how you have to interlink it and how you have to comprehensively prepare this topic that is called as water management, a very neglected area yet very important as so many questions have been asked from this particular domain. Now if you see, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं water resource की, जो कि GS1 का पार्ट है. Now in that water resource हम क्या बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे located है, where it is distributed, right? So here we will talk about location within India and global, at the global level. Now when we are talking about distribution, this I have been telling to my students that whenever we are talking about distribution, regionalization, always make a map. तो यहाँ पे आपका एक मैप तैयार होना चाहिए कि what are the areas which are scarce areas and what are the surplus areas with respect to water. Now you see the use. आपको मालूम है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पानी और उसके मैनेजमेंट की. तो सबसे पहले वो कहाँ पे लोकेटेड है?
कितना लोकेटेड है, और नाउ हाउ वी आर यूजिंग इट. नाउ यूजिंग कैन बी of several use, but here we are focusing with respect to UPSC syllabus. वहां पे अगर आप देखोगे वहां पे specifically mentioned है about irrigation. So within this agriculture, irrigation becomes a very important topic क्योंकि वहां पे आपकी UPSC syllabus में it is a major theme. So irrigation को आपको बहुत अच्छे से prepare करना है. Micro irrigation system, major irrigation system, different types of irrigation system, उसका advantage, disadvantage, इंडिया में कैसी उसकी distribution है, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इरिगेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जहां पे इरिगेशन कम यूज हो रहा है, इरिगेशन की एफिशिएंसी कौन सी जगह पे ज्यादा है, कौन सी जगह पे कम है, ये सारी ही चीजें आपको प्रिपेयर करनी है इन दिस इरिगेशन टॉपिक. नाउ व्हेन वी कम टू यूज, आप कोई चीज को यूज कर रहे हो, या तो वो स्कार्सिटी जनरेट करेगी, और या फिर आप उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हो, इट माइट जनरेट अ सरप्लस. सो हियर स्कैर्सिटी के कारण आपने मिसयूज किया, आपने ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया, बहुत सारी पॉपुलेशन जनता बढ़ गई है, तो वहां पे स्कैर्सिटी की चांसेस हो सकते हैं. नाउ स्कैर्सिटी कहाँ, वेयर एग्जैक्टली? अब आपने बोला कि पहले तो आपने यूज किया, नाउ विद इन दैट यूज यू हैव सेड दैट इट इज क्रिएटिंग अ स्कैर्सिटी लाइक सिचुएशन, बट वेयर एग्जैक्टली? नाउ अगेन दैट स्कैर्सिटी इज ऑन द सरफेस या फिर अंडरग्राउंड और सब सरफेस, ये भी आपको प्रिपेयर करना है. Now when I am talking about surplus, this surplus situation may lead to flood like situation. Now आप उस flood के water को कैसे manage करते हो, that is also important. Like I will take example of बिहार. बिहार में हर साल नदन वाले पार्ट में कोसी रिवर के कारण, which is also known as sorrow of the बिहार, हर साल flood आता है. अब वो एक surplus condition है. Now you go to South बिहार, वहां पे scarcity of water है. Now how you are using that surplus water to the water deficit region, that becomes very important for water management and also a disaster management. तो surplus वाले part में आप वो cover कर सकते हो. Now when we are talking about uses, and due to uses we have this problem of scarcity, then why scarcity? Scarcity क्यों हो रही है? What are the reasons? Now here we will cover different domains कि क्यों scarcity generate हो रही है और हमें क्यों water को manage करना हमारे लिए important है. Now this becomes important. You have urbanization, you have industrialization, you have increasing population. तो ये सारे कारण आ जाएंगे आपकी water scarcity में. And why scarcity? Then impact. Now you have a water. What are the impact? If there is a scarcity, it means that you will start misusing it. आप उसको over exploit करोगे, आप किसी तरह से जाकर के उसको लेना चाहोगे क्योंकि वो चीज है नहीं आपके पास ज्यादा. Or due to increasing population, that water will also start getting polluted. So impact कहाँ पे है? Pollution हो रहा है, health issues आ रहे हैं. Now due to this scarcity of water, there is also a condition of dispute. ठीक है, एक स्टेट है, क्योंकि river has no boundary, है ना? Any natural thing will not have a boundary because it is flowing continuously. तो जब एक रिवर दूसरे स्टेट में गई और वहां पे उस रिवर का वॉल्यूम कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम. सो हाउ वी आर मैनेजिंग अ डिस्प्यूट, बिकॉज रिवर, द कंट्रोल ऑफ वाटर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पावर. नाउ हियर अगेन आप किस तरह से उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हो, what are the mechanism that are there with respect to solving these inter-water state dispute, that becomes very important for this topic called water management. Now when we will talk about initiatives, definitely we'll have to look for national level initiative and international level initiative. तो national level में हम फिर से बात करेंगे पूरे water management की, disaster management की भी हम बात करेंगे, watershed development की बात करेंगे, और कौन कौन से पॉलिसीज या हमारे कमिटमेंट्स या प्रोग्राम्स नेशनली लिए गए हैं वो हम देखेंगे. एंड देन फाइनली वी विल आल्सो सी द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स. वी हैव सो मेनी इंटरलिंकिंग रिवर प्रोसेसेस दैट वी हैव फॉलोड, तो वो भी हम देखेंगे. एंड देन फाइनली द इंटरनेशनल इनिशिएटिव इफ एनी रिगार्डिंग दिस वाटर मैनेजमेंट. So in this way, if you see this entire water management topic can be covered comprehensively. तो आपने यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 करके डिवाइड नहीं किया है. आपने यहाँ एक टॉपिक को एक बार प्रिपेयर किया है, बट कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर किया है, और उस तरीके से GS1, GS2, GS3, GS4 आपका सारा कवर हो रहा है.
Hence, again, I will be saying that those topics which are interdisciplinary in nature, prepare a single note. Don't fragment it. Make one note, make it comprehensive and revise it at so many times. Now, let's see the questions. अगर ये means ये chart आप देखोगे water management से, as I have shown this graph before also, आप water management से देखोगे बहुत सारे सवाल आए हैं and this becomes important. Now, let's see the questions that have been asked. So, with respect to this water management, so urbanization and urban flood GS1 account for the huge flooding of million cities in India, including the smart cities, one like Hyderabad and Pune, and suggest lasting remedial measures. Second is major cities of India are becoming more vulnerable to flood conditions. तो मैंने आपको दिखाया वो जो सरप्लस वाला कंडीशन था जहां पे कि फ्लड आ रहा है, तो आपको फ्लड भी अच्छे से प्रिपेयर करना है. क्यों फ्लड आ रहा है, कौन कौन सी जगह पे आ रहा है, क्या वो मैन मेड है, क्या वो नेचुरल है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वाटर मैनेजमेंट का. एंड हेंस यू हैव टू प्रिपेयर इट लाइक दैट. नाउ लेट्स सी द अदर क्वेश्चंस वाटर मैनेजमेंट में. व्हाट इज water stress? How and why does it differ regionally in India? Now, I told you when we are talking about water resources, you must be knowing where it is exactly distributed. कौन सी locations हैं जहाँ पे ज्यादा पानी है, जहाँ पे कम पानी है. Water table कौन कौन सी location में कम है. And here you have to gather all the important maps with respect to this particular distribution. Then you see the another question. The ideal solution of depleting groundwater resources in India is water harvesting system. How can it be made effective in urban areas? Again, you have to manage the water in the urban areas. What are the steps that government has taken, and what are the the further steps that you will go for a way forward? That we have to write in this. Now, third is, why is the world today confronted with the crisis of availability of and access to fresh water resources? अब यहाँ पे भी ये एक बहुत ही this is a human geography question. यहाँ पे आपको बहुत सारा स्कोप मिलता है कि आप as many points आप वहाँ पे लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हैं इस पॉइंट में. Now, the interlinking of river can provide a viable solution to the multi-dimensional interrelated problems of droughts, floods, and uninterrupted navigation critically examined. So again, this question, that is, interlinking of rivers can provide a viable solution to the multidimensional interrelated problems of drought, floods, and interrupted navigation critically examined. The way I have taken example of the example of Kosi, कि northern part of Bihar में बहुत पानी है, southern part में पानी ही नहीं है. So how you are going to channelize the water from the surplus region to deficit regions, that becomes important for water management. And not just Bihar, there are several other states as well which are facing the same problem. Now, in what way can flood be converted into sustainable sources of irrigation, all weather and land navigation in India? Now, if you see again, guys, there's a relation interrelation between these two questions that are asked in 2017 and 2020. क्वेश्चन कई बार होता है वही पूछ रहे होते हैं, बस उसको थोड़ा सा क्वेश्चन की पैटर्न को चेंज कर दिया जाता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड एनी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, यू विल बी एबल टू आंसर इट. नाउ GS1 में अगर आप फिर से देखेंगे, इंडिया इज वेल एंडोर्ड with fresh water resources critically examined. In what way micro watershed development projects help in water conservation? Now, what micro watershed development project, जब हम water management की बात करते हैं, even if you see this NCERT, India People and Economy, वहां पे agriculture वाले chapter में आप देखेंगे कि एक पोर्शन दिया हुआ है watershed management का. Now, that becomes very important कि आप further जो एनसीईआरटी में मेंशन है अपने डेटा को अपडेट करो, ठीक है ना. तो किस तरह से वाटरशेड मैनेजमेंट आपकी कंट्री में हो रहा है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो दोस टॉपिक्स व्हिच आर पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, यू हैव टू अपडेट इट, यू हैव टू अपग्रेड इट, बिकॉज देयर यू हैव बेसिक इंफॉर्मेशन. आपको कॉन्सेप्ट बताया गया, आपको डेफिनेशन बताई गई है, पर लेवल 2 पे आपको क्या करना है, यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू द करंट पार्ट. आपको देखना है कि कहाँ कहाँ वाटरशेड डेवलपमेंट हो रहा है. नाउ, थर्ड इज present an account of the Indus Water Treaty and examine its ecological, economic, and political implications. The fourth is the effective management of land and water resources
will drastically reduce the human miseries. Explain. Now again here it's a general question where you can interrelate land and water resources to the miseries of human in different ways, है ना. आप बात कर सकते हैं फ्लड की, आप बात कर सकते हैं ड्राउट की, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स की बात कर सकते हैं जो कि लैंड और वाटर के कारण हो रहा है और जो ह्यूमन को लार्जली इम्पैक्ट कर रहा है. नाउ यू सी दिस क्वेश्चन, the groundwater potential of the Gangetic Valley is on a serious decline and how may it affect the flood security. Now guys, again I think after seeing all these questions आप सोच रहे होंगे कि कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से. कुछ बात कर रहे हैं माइक्रो इरिगेशन की, कुछ बात कर रहे हैं ग्राउंड वाटर पोटेंशियल की. तो भाई आखिर कैसे प्रिपेयर करें? और यही वजह है कि आप इन सारे इन टॉपिक्स को नेग्लेक्ट करते हो, आप छोड़ देते हो, बिकॉज द डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स एंड हेंस इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन. आई विल टेल यू हाउ. नाउ लेट्स सी द अनदर पेपर दैट इज GS2. GS2 में अगर आप देखेंगे यहां से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो आए हैं डायरेक्टली वाटर मैनेजमेंट से. नाउ अगेन इन GS2 if I have to say, some of the constitutional provisions just like entry 17 of the state list, then entry 56 of the union list, then article 262, all these are related to water solving issues, water management, water disputes, right? So hence it becomes important. और GS2 में भी ये कुछ सवाल आपके हैं वो आ सकते हैं water management से. Now you see GS3, water pollution and policy. Now this policy part can also be asked in GS2. Here it is asked in GS3 but it can also be asked in GS2 and hence आपको segregate नहीं करना है, आपको comprehensively prepare करना है इन topics को. So in GS3 if you see, industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the government initiative in this regard. Now it is the second question is talking about Namami Gange and National Mission for Clean Ganga. तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जो बहुत मेजर लेवल के इनिशिएटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, वो आपको मालूम होनी चाहिए. Now see this question is talking about national water policy of India. Taking river Ganga as an example, discuss the strategies which may be adopted for river water pollution control and management. ठीक है? तो they are specific about it. They are specific in some of the questions, but they are asking general solution. ठीक है? तो general solution आपके same रहेंगे. ये क्या पूछ रहा है? This is asking about river water pollution को control करना है. Now they have taken example of Ganga, right? But the steps will be similar. आप किस तरह से रिवर को पॉल्यूट करने से बचा सकते हो, वो जो स्टेप्स ले जाएंगे वो सिमिलर है. ठीक है? तो नाउ in GS3 river linking, I have shown you the question. River linking question has also been asked in GS1. Now this is also asked in GS3. So you never know when UPSC is going to interchange the questions. वो कभी भी इसका उसमें पूछ सकता है, उसका इसमें पूछ सकता है. So you have to prepare that wholly, comprehensively. Now GS3 में भी not many years ago river linking was a concept, but it is becoming a reality in the country. Discuss the advantages of river linking and its possible impact on the environment. So guys, as I have told you how to prepare a note in climate change, so I will not be discussing about that in detail. मैं आपको simply बताना चाहूंगी. पहला तो डेटा. ठीक है? सबसे पहली चीज है डेफिनेशन. After the definition, you need to have a proper data. Data भी कैसे? ऐसे data जो relevant data हो. Now after data, you need to see the causes. What are the causes? है ना? And then you have to see the impact. The impact on the different stakeholders. Land pay, water pay, human pay, environment pay, wherever it is. So you need to see that. Now the steps taken, you need to prepare it internationally and nationally. And you have to give special attention to the steps that are taken nationally. Especially कोई major schemes है, कोई flagship program है, वो आपको बिल्कुल देख के ही जाना है. And then finally way forward. Now you will be thinking कि ये तो बहुत ही जनरल सा बता दिया मैम ने, तो इसको करके कैसे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? By seeing the nature of the question.
Now within this there are some of the topics which you have to prepare thoroughly, जैसे कि इरिगेशन। इरिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। तो इरिगेशन के कुछ टॉपिक्स अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल द नेट एरिया इरिगेटेड इन इंडिया। इरिगेशन इज अ मेजर थीम, राइट? नाउ दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट थीम, इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो कुछ जो ऐसे मेजर थीम्स हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, उनको आपको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। इंक्लूड मैप्स, इंक्लूड एरिया, कितना एरिया है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है। So I am taking here example of irrigation. So irrigation में again guys you need to have a proper map that should be prepared with you. तो irrigation में अगर आप देखोगे कि ये इस तरह की पाई डायग्राम्स हमारे पास होने चाहिए। Now what are the different irrigation methods? These things should be very clear in our mind. Make 1-2 line note. Say for example irrigation method है, surface irrigation है. Within that surface irrigation, what are the different types of irrigation? In surface irrigation like flooding irrigation है, contoured irrigations है. Now subsurface irrigation, sprinkler irrigation, drip irrigation. What are these? What are the techniques that are utilized in these irrigation? Advantage and disadvantage. ठीक है? What you can do, you can make a graph. You can make a table and graph as well. Table में आप divide कर सकते हो. You can divide it. So just write a definition here. Then you can write you can write advantage, you can write disadvantage if any. So in this way you have to have a very crisp note prepared with you, ताकि end time पे आप 10 जगह से वो चीजें नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको ultimately वो याद होने वाला नहीं है। Now you need to make a such maps as well, जहाँ पे क्या लिखा है, state wise total irrigated area. So these are the very common map which you will find anywhere. तो यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे ज्यादा कहाँ है, पंजाब में है, हरियाणा में है, देन यूपी में है। देन लाइक दिस यू हैव टू प्रिपेयर irrigation efficiency in agriculture. Now we are talking about water management. Water management can never be fulfilled without the water efficiency. आप कैसे उसको यूज कर रहे हो, so method क्या क्या है, water use efficiency कितनी है, this also becomes important. Why? Because we are talking about water management. Now see this, top 10 net irrigated areas and least 10 net irrigated areas, and then central assistance provided to various irrigation project by Union Ministry of Jal Shakti. तो इस तरह के जो मैप्स हैं वो टाइम टू टाइम रिलीज होते हैं, न्यूज में भी होते हैं, आप गवर्नमेंट की साइट पे जाओगे वहां पे भी होते हैं। सो दीज थिंग्स वी कीप ऑन डिस्कसिंग कि आपको ये सारी चीजें, ये मैप्स, ये आपको इंक्लूड करना है, and hence you need to prepare these maps as well. Okay, now as I was telling you how to make a table so that you can prepare a particular topic in a very short way. तो irrigation methods है, इसकी description है, advantage क्या है, disadvantage क्या है, right? Now type of micro irrigation, drip irrigation, sprinkler, spray irrigation, subsurface irrigation, bubbler irrigation, the description and application. So these things should be prepared with you in 2 to 3 pages. Try to make a proper comprehensive map, include map, include all those points and everything. Now अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पर्टिकुलर स्कीम, अगर मैं फ्लड की बात कर रही हूँ, अगर मैं गंगा की बात कर रही हूँ, इंडस की बात कर रही हूँ, क्या कोई स्कीम है नेशनल लेवल पे? इरिगेशन की बात कर रही हूँ, क्या कोई स्कीम है? ठीक है, अगर वो स्कीम्स हैं, यू हैव टू मेक अ वेरी स्मॉल क्रिस्प नोट, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि कई बार यूपीएससी में ये भी देखा गया है दैट दे आर डायरेक्टली आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट? So you need to prepare policies, you need to prepare impact, you need to prepare causes, you need to prepare distribution, you need to prepare everything, right? And in this way you have to prepare a particular topic. एक topic को आप अलग-अलग angle देके एक बार में prepare करो and then try to solve a question. Then definitely whatever any type of question that they are asking, you will be able to solve. At least you will be able to write something relevant. आप irrelevant तो पक्का लिख के नहीं आओगे, right? So this is all guys. So I will be coming with more such micro themes. Thank you so much.